बाजार में जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है, मतलब सोचिए 2008 के संकट के बारे में या 2020 का कोविड क्रैश, हाँ बिल्कुल, एक अजीब सा माहौल बन जाता है ना। डर, घबराहट और चारों तरफ एक ही सवाल, अब क्या होगा। हाँ अब क्या होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो 2021 के क्रिप्टो बूम से लेकर वो 1637 के ट्यूलिप के फूलों के पागलपन तक कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। सवाल ये है कि क्या बाजार में ये सब अचानक होता है या हम इंसान एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। और यही आज की चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो आज हम इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने स्रोत है चार्ल्स किंडलबर्गर की ऐतिहासिक किताब मेनियाज, पैनिक्स एंड क्रैशेस। एक शानदार किताब। हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि बबल कैसे बनता है, बल्कि ये जानना है कि उस बबल के अंदर का मनोविज्ञान क्या है। मतलब घबराहट क्यों फैलती है और क्यों हर तेजी के बाद एक गिरावट लगभग तय होती है। और इस किताब का जो सबसे शक्तिशाली विचार है वो ये है कि वित्तीय संकट बाजार की कोई वो तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि ये इंसानी स्वभाव का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा। किंडलबर्गर कहते हैं कि बाजार तर्क से नहीं भावनाओं से चलता है, और ये भावनाएं लालच और डर पिछले 400 सालों में बिल्कुल नहीं बदले हैं। तो संकट भी एक पैटर्न का पालन करते हैं। हाँ, एक अनुमानित पैटर्न का। तो इसका मतलब तकनीक बदल जाती है, संपत्तियां बदल जाती हैं, लेकिन इंसानी ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा दिमाग, वो पिछले 400 सालों से अपडेट नहीं हुआ है। बिल्कुल। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। किंडलबर्गर ने असल में अर्थशास्त्री हाइमन मिन्स्की के काम को आगे बढ़ाया था। मिन्स्की? हाँ, मिन्स्की। उनका एक शानदार सिद्धांत था, स्थिरता ही अस्थिरता को जन्म देती है। स्थिरता ही अस्थिरता को जन्म देती है? ये तो सुनने में ही उल्टा लग रहा है। हाँ, मतलब जब बाजार बहुत लंबे समय तक शांत और सुरक्षित लगता है, जब सबको लगता है कि कोई रिस्क है ही नहीं, तभी लोग सबसे ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। बिल्कुल, तभी निवेशक सबसे ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं और अगले संकट की नींव रखते हैं। वाह, ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है कि सुरक्षा का एहसास ही सबसे बड़ा खतरा है। तो चलिए इसी विचार के साथ किंडलबर्गर के विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। उन्होंने 400 साल के डेटा का अध्ययन किया था। हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने 1637 के ट्यूलिप मेनिया से लेकर 1929 की महामंदी और 2008 के संकट तक हर बड़े वित्तीय उतार चढ़ाव का विश्लेषण किया। और उन सब में उन्हें एक ही पैटर्न मिला। एक ही पैटर्न, जिसे उन्होंने 5 चरणों में बांटा। बाजार चाहे स्टॉक का हो, रियल एस्टेट का या क्रिप्टो का, साइकिल हमेशा यही रहता है। तो फिर उस साइकिल को समझने के लिए हम एक हालिया और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण ले सकते हैं, 2021 का क्रिप्टो बूम। हाँ, वो एक परफेक्ट केस स्टडी है। चरण वाले चश्मे से देखते हैं। पहला चरण है डिस्प्लेसमेंट या एक नई कहानी की शुरुआत। क्रिप्टो के मामले में ये डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बाजार में आया कोई ऐसा बदलाव जो लोगों के भविष्य को देखने का नजरिया बदल दे। क्रिप्टो के मामले में ये डिस्प्लेसमेंट था ब्लॉकचेन तकनीक। अच्छा। और ये क्रांतिकारी विचार की ये पूरी वित्तीय दुनिया को बदल कर रख देगी। एक नई कहानी। हाँ, एक विकेंद्रीकृत भविष्य की कहानी जहां बैंकों और सरकारों का नियंत्रण नहीं होगा। इस कहानी ने निवेश के लिए एक बिल्कुल नया मैदान खोल दिया। और जैसे ही ये नई कहानी लोगों को रोमांचक लगने लगती है, साइकिल दूसरे चरण में पहुंच जाता है, बूम या तेजी का नशा। सही पकड़ा। ये वो दौर है जब शुरुआती निवेशक पैसा बनाने लगते हैं और खबर फैलने लगती है। सही कहा। इस चरण में कीमतें धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ने लगती हैं। मीडिया इसे अगली बड़ी क्रांति बताने लगता है। हाँ, हर चैनल पर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और वो इसके भविष्य के बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं। और आम बातचीत में आपको क्रिप्टो से जुड़ी बातें सुनाई देने लगती हैं, जैसे होडल या बाय द डिप। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। हाँ, लेकिन यहीं पर खतरे का पहला संकेत छिपा होता है। और वो क्या है? वो है वैल्यूएशन के तर्क का गायब हो जाना। लोग ये पूछना बंद कर देते हैं कि किसी चीज की असल कीमत क्या होनी चाहिए। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि कीमत बढ़ रही है। बिल्कुल, जोखिम को नजरअंदाज किया जाने लगता है, क्योंकि हर कोई मुनाफे के शुरुआती नशे में होता है। तो ठीक है, कीमतें बढ़ रही हैं, मीडिया खुश है, सब पैसा बना रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जब ये सिर्फ तेजी नहीं रह जाती, ये एक तरह का पागलपन बन जाता है ना। हाँ, जब तर्क पूरी तरह से खिड़की से बाहर चला जाता है। हाँ, और वही है तीसरा सबसे विस्फोटक चरण, मेनिया या पागलपन का दौर। मेनिया? मनोवैज्ञानिक रूप से यही सबसे खतरनाक चरण है। यहाँ सामाजिक प्रमाण यानी सोशल प्रूफ का सिद्धांत काम करता है। अच्छा, वो कैसे? जब आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, यहाँ तक कि कॉलेज का छात्र भी रातों रात पैसा बना रहा है,
तो आपके दिमाग का तर्क वाला हिस्सा बंद हो जाता है। आपको लगता है कि अगर सब कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। हाँ, और आप पीछे नहीं रहना चाहते। मुझे याद है 2021 में कैसे NFTs की बात हो रही थी और लोग मीम कॉइन्स में लाखों लगा रहे थे जिनका कोई आधार ही नहीं था। सही। हर कोई अचानक ब्लॉकचेन विशेषज्ञ बन गया था। वो रिक्शे वाले की टिप वाला उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल। ये एक सामूहिक भ्रम की स्थिति होती है, जहां कोई भी उस एक बच्चे की तरह नहीं बनना चाहता जो कहे राजा तो नंगा है। इस दौर में 3 भावनाएं चरम पर होती हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं। अति आत्मविश्वास कि हम हर गलत हो ही नहीं सकते। और लालच, जो तर्क पर पूरी तरह हावी हो जाता है। लोग अपनी बचत, अपनी संपत्ति, यहां तक कि लोन लेकर भी निवेश करने लगते हैं। और इसी दौर में आपको कुछ चेतावनी वाले वाक्य बार बार सुनाई देते हैं, जैसे गारंटीड रिटर्न। हाँ, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और सबसे खतरनाक, ये तो बस ऊपर ही जाएगा। मुझे 2007-8 के रियल एस्टेट बूम का एक किस्सा याद है। मेरे एक दूर के अंकल जो एक सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड निकालकर एक रियल एस्टेट कंपनी में लगा दिया था, क्योंकि उनके किसी दोस्त ने कहा था कि ये पैसा 1 साल में दुगना हो जाएगा। और फिर क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि जब समाज का सबसे रूढ़िवादी निवेशक भी अपना सुरक्षित पैसा निकालकर असुरक्षित चीजों में लगाने लगे, तो समझ लीजिए कि आप मेनिया के चरम पर हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कोई भी पार्टी हमेशा नहीं चलती। तो वो कौन सा बिंदु होता है जहां से संगीत बंद होना शुरू हो जाता है? ये हमें चौथे चरण की ओर ले जाता है, डिस्ट्रेस या डर की शुरुआत। इस चरण को शुरू करने के लिए कोई एक ट्रिगर काफी होता है। ये कोई बुरी खबर हो सकती है, जैसे क्रिप्टो के मामले में किसी बड़े एक्सचेंज का, जैसे FTX का दिवालिया हो जाना। हाँ बिल्कुल। या फिर ब्याज दरों में अचानक वृद्धि, जिससे लोगों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। या सरकार की तरफ से कोई सख्त नियम आ जाना। कारण कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो स्मार्ट मनी यानी बड़े और जानकार निवेशक सबसे पहले बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और तब आम निवेशकों की मानसिकता कैसे बदलती है? वो बहुत तेजी से बदलती है। जब बाजार पहली बार 10-15% गिरता है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं ये तो एक अस्थायी सुधार है, खरीदने का अच्छा मौका है। बाय द डिप वाला मंत्र। हाँ, जब गिरावट 30-40% तक पहुंच जाती है, तो वे कहते हैं मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है, शायद हमें कुछ बेचना चाहिए। और फिर जब गिरावट रुकने का नाम नहीं लेती, तो एक ही आवाज आती है, सब बेच दो, इससे पहले कि सब कुछ जीरो हो जाए। यही पैनिक है। लालच की जगह अब डर ले लेता है। होता है। हाँ, और वही है अंतिम 5वां चरण, क्रैश, या जब सच सामने आता है। इस दौरान क्या होता है? क्रैश के दौरान भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, सिर्फ मजबूरी होती है। जिन लोगों ने लोन लेकर या मार्जिन पर पैसा लगाया था, उन्हें जबरदस्ती अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है, जिसे फोर्स्ड सेलिंग कहते हैं। हाँ, मार्जिन कॉल्स आने लगती हैं। बाजार से लिक्विडिटी यानी खरीदार गायब हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी गिरते हुए चाकू को पकड़ना नहीं चाहता। और देखते देखते जो संपत्ति कुछ समय पहले तक ओवरप्राइस्ड लग रही थी, वो अब अंडरवैल्यूड हो जाती है। ये सुनना ही भयानक लगता है, लेकिन किंडलबर्गर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं ना, कि क्रैश का एक सकारात्मक पहलू भी है। बिल्कुल। किंडलबर्गर कहते हैं कि क्रैश बाजार को नष्ट नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ उस बबल को साफ करता है। एक तरह की सफाई। हाँ, एक तरह की सफाई प्रक्रिया। ये उस अतिरिक्त लालच, तर्कहीनता और गलत निवेशों को बाजार से बाहर निकाल देता है, जो मेनिया के दौर में जमा हो गए थे, और ये बाजार को एक स्वस्थ शुरुआत के लिए तैयार करता है। लेकिन एक मिनट, क्या इस बार सब अलग है वाली बात हमेशा गलत होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब जब इंटरनेट आया तो वो वाकई अलग था, उसने दुनिया बदल दी। AI भी तो दुनिया बदल रहा है, तो क्या हर नई कहानी को सिर्फ एक बबल मानकर खारिज कर देना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसका जवाब नहीं है। किंडलबर्गर ये नहीं कहते कि तकनीक या नई खोज बेकार हैं। अच्छा। इंटरनेट ने वाकई दुनिया बदली, लेकिन .com बबल इस बात पर नहीं बना था कि इंटरनेट उपयोगी है, बल्कि इस बात पर बना था कि किसी भी इंटरनेट कंपनी का स्टॉक किसी भी कीमत पर खरीदा जा सकता है। सही कहा आपने, चाहे वो कंपनी मुनाफा कमाती हो या नहीं। फर्क तकनीक की उपयोगिता में नहीं, बल्कि उसके आसपास बने इंसानी लालच के पैमाने में होता है। तो AI भी दुनिया बदलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर AI कंपनी का स्टॉक चांद पर जाएगा। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। तो यहीं पर केंद्रीय बैंकों की भूमिका आती है, जिसके बारे में किंडलबर्गर बात करते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हाँ, उनका कहना है कि जब पैनिक फैलता है और पूरे वित्तीय सिस्टम के ढहने का खतरा होता है, तो कोई एक संस्था होनी चाहिए जो सिस्टम में पैसा डालकर उसे गिरने से बचाए।
जैसे आरबीआई या अमेरिका में फेडरल रिजर्व। बिल्कुल, आमतौर पर ये काम केंद्रीय बैंक करते हैं। हमने ये 2008 में देखा था, जब दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बाजार में पैसा डालकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाया था। तो किंडलबर्गर का कहना है कि केंद्रीय बैंक एक क्रैश को रोक सकते हैं, लेकिन वे इंसानी लालच को नहीं रोक सकते। तो साइकिल फिर से शुरू होता है। हाँ, कुछ समय बाद फिर से। तो इस पूरी गहरी चर्चा से निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए क्या मुख्य सबक हैं जिन्हें वे अपने साथ ले जा सकते हैं? मुझे लगता है 5 प्रमुख सबक हैं जो सीधे किंडलबर्गर के विश्लेषण से निकलते हैं। ठीक है। पहला, बाजार के इस साइकिल को पहचानना ही सबसे बड़ा रहस्य है। ये टाइमिंग करने के बारे में नहीं है, अच्छा। बल्कि यह समझने के बारे में है कि बाजार में इस वक्त कौन सी भावना हावी है, लालच या डर। अगर आप ये समझ गए तो आप हमेशा भीड़ से एक कदम आगे रहेंगे। दूसरा सबक शायद वही है जिसके बारे में हमने अभी बात की। इस बार सब अलग है। इतिहास का सबसे खतरनाक वाक्य है। बिल्कुल, हर बबल इसी विश्वास पर बनता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अंत में इंसानी मनोविज्ञान के बुनियादी सिद्धांत नहीं बदलते। तीसरा, कीमत और वैल्यू एक ही चीज नहीं है। बूम और मेनिया के दौर में जो कीमत हमें स्क्रीन पर दिखती है, वो अक्सर एक भ्रम होती है, जिसका संपत्ति की असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, वैल्यू निवेशक हमेशा कीमत नहीं, वैल्यू खोजता है। और चौथा सबक जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, वो कैश के बारे में है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मेनिया के दौर में कैश रखना सिर्फ एक रक्षात्मक चाल नहीं है, ये एक आक्रामक चाल है। आक्रामक? वो कैसे? आप सिर्फ अपना पैसा नहीं बचा रहे हैं, आप बाजार के सामूहिक पागलपन के खिलाफ दांव लगा रहे हैं। अच्छा। आप ये कह रहे हैं कि आप भीड़ की भावनाओं से ज्यादा अपनी तर्क शक्ति पर भरोसा करते हैं। ये आपकी मनोवैज्ञानिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है, जो आपको क्रैश के बाद राजा बना सकता है। क्योंकि तब आपके पास खरीदने की हिम्मत और पैसा दोनों होगा। बिल्कुल। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी सबक, पहले जीवित रहें, मुनाफा बाद में कमाएं। निवेश का पहला नियम अपनी पूंजी को बचाना है। जो निवेशक या ट्रेडर अपनी पूंजी को एक बड़े क्रैश में गवा देता है, वो अगला साइकिल खेलने के लिए मैदान में ही नहीं बचता। जो बच जाता है वही अगले साइकिल में सबसे ज्यादा कमाता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि मैनियास, पैनिक्स एंड क्रैशेस किताब हमें बाजार की टाइमिंग करना या अगला मल्टीबैगर खोजना नहीं सिखाती। नहीं, बल्कि ये हमें हमारे अपने स्वभाव का आईना दिखाती है। ये समझाती है कि हम आर्थिक प्राणी होने से पहले भावनात्मक प्राणी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है कि बाजार गिरता नहीं है। बाजार तो बस इंसानी भावनाओं के ज्वार भाटे को दर्शाता है। जब लालच की लहर ऊंची उठती है तो बाजार ऊपर जाता है, जब डर की लहर हावी होती है तो बाजार नीचे आता है। ये एक आईने की तरह है। हाँ। जो हमें हमारा ही चेहरा दिखाता है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ के जाना चाहेंगे। ये सब जानने के बाद अगली बार जब बाजार में पागलपन का दौर आए, जब आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, हर कोई आपको एक सुनहरे मौके के बारे में बता रहा हो और कह रहा हो कि इस बार सब कुछ अलग है, तो शायद खुद से पूछने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होगा, क्या मैं इस कहानी पर इसलिए विश्वास कर रही हूं क्योंकि ये तर्कसंगत है, या इसलिए क्योंकि हर कोई इस पर विश्वास कर रहा है?